हेलो कक्षा 10 के हमारे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, आप अपने सत्र 2026 और 27 को एक उत्सव के रूप में मना रहे होंगे। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसे आप आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका तीसरा अध्याय मुद्रा और शाख पर अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम आज पार्ट 3 में उन दो टॉपिक को कवर करेंगे जो हमने पार्ट 2 के बाद से छोड़ा था। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। शर्तें क्या है? ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तों का क्या अर्थ है? ऋण का अर्थ होता है कर्ज, यानी उधार, यानी जो आपने उधार लिया है उसकी कौन सी शर्तें हैं। यानी शर्तों का अर्थ होता है ऐसा बातें जो कोई मनवाना चाहता है और आपके सामने रखता है और आपको उनके बातों को मानना होता है, तो ये शर्तें कहलाती हैं। जैसे कि आप भी अपने दोस्तों के बीच शर्त लगाते होंगे, किसी बात को लेकर दावा करते होंगे जो कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है। तो यानी कहने का मतलब है किसी बात को लेकर दावा करना और अपने बात को मनवाने के लिए कुछ बातों को रखना, कुछ बिंदुओं को रखना शर्तें कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऋण लेने के लिए ऋणदाता ऋणधारी के सामने कुछ शर्तें रखता है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें कह रहा है, जो ऋणदाता है और ऋणधारी है। ऋणदाता वह होता है जो ऋण को देता है और ऋणधारी वह होता है जो ऋण को लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऋणदाता ऋणधारी के सामने कुछ शर्तें रखता है जिसे उसे मानना होता है। ठीक है, ऋणदाता जब ऋण को देता है तब उस समय ब्याज की कुछ राशि की शर्तों को रखता है, यानी ब्याज की कुछ राशि जो है वो बताता है कि लमसम हम इतने पर इतना ब्याज हम लेंगे। इसका मतलब यह है कि वह ब्याज की दर को बताता है, ब्याज की दर को वह बताता है, यानी स्पष्ट कर रहा है कि वो क्या बताता है, ब्याज की दर को बताता है। तथा इसके साथ साथ ऋणधारी जो ऋण को धारण करता है, ऋणदाता के पास समर्थक क्या रखता है? ऋण धारक रखता है। इसका मतलब हुआ कि जो ऋणदाता है, जिसने ऋण दिया है और जिसने ऋण लिया है, ऋणधारी ने क्या रखता है? अपने पास अपने कुछ संपत्ति को उसके पास गिरवी के रूप में अर्थात समर्थक धारक के रूप में रखता है। यानी अपना कुछ संपत्ति का भाग क्या रखता है? उसके पास रखता है, सोना चांदी, कोई जमीन। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि कर्ज लेने के लिए वह गिरवी के रूप में कुछ क्या रखता है? सामान्य रखता है। ऋण देते समय ऋणदाता ऋणधारक को ऋण की शर्तें बताता है। यह भी स्पष्ट कर रहा है कि जो ऋणदाता है, ऋणधारी को जब वह ऋण देता है तो उसको रख देता है कि आपको इतने पर हमें इतना ब्याज चाहिए, या इतने सालों में आपको भुगतान करना है तो इतना ब्याज आपको हर महीने देना होगा। ठीक है, तो ये होती ऋण की शर्तें। ठीक है, ऋण लेने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में दो तरीकों से ऋण लिए जाते हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। ये पहले स्पष्ट कर दे रहा है कि ऋण दो तरीकों से लिया जाता है, पहला जो औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो ऋण की शर्तों में यही था कि ऋणदाता जब ऋणधारी को ऋण देगा तो अपने ऋण की शर्तें बताएगा कि आपको कितने रुपए पर कितना ब्याज देना होगा। इतना ही नहीं, वह कुछ संपत्ति, कोई गाय या फिर कोई जमीन, सोना चांदी इत्यादि सामानें जो है वह अपने पास, या कोई बैंक में पड़ी हुई कोई पूंजी होगी उसको अपने पास रखेगा। और यदि जो ऋणधारी है, यदि वह उस ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वह उन संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण को क्या करेगा? चुकता कर लेगा। ठीक है, दूसरा है भारत में औपचारिक ऋण की क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में ऋण की दो तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें औपचारिक है, दूसरा अनौपचारिक है। ठीक है, औपचारिक का अर्थ यह होता है जो कि सहकारी समिति या बैंकों द्वारा ऋण लिया जाता है, उसको औपचारिक ऋण कहा जाता है। और अनौपचारिक जैसे रिश्तेदार, ठीक है, जमींदार, कोई महाजन इत्यादि से जो ऋण लिया जाता है उसको अनौपचारिक ऋण कहते हैं। यानी ऋण की दो शर्तें हैं, पहला औपचारिक है, दूसरा अनौपचारिक है। ठीक है, औपचारिक में
ऋण पर ब्याज कम लगता है, ठीक है, लेकिन अनौपचारिक में मनमानी तरीके से ब्याज लगाया जाता है। ये दो चीजें स्पष्ट कर रहा है, कह रहा है कि औपचारिक जब आप ऋण लेंगे तो उसमें जो ब्याज की दर होगी वह फिक्स होगी और उसकी वसूली भी कानूनन तरीके से होगी, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होगा। अनौपचारिक में जो ब्याज होगा, जो आपको देना होगा और जो ब्याज की रकम लगाई जाएगी वह गैर कानूनी तरीके से लगाई जा सकती है, यानी मनमानी तरीके से लगाई जा सकती है, ठीक है। औपचारिक ऋणे, औपचारिक जो ऋणे हैं वह अत्यधिक शहरी में जो अमीर परिवार होते हैं वह अपने कार्यों करने के लिए लेते हैं, ठीक है। अमीर परिवारों का 85% कार्य औपचारिक ऋणों के माध्यम से तथा 17% कार्य, मतलब 83% कार्य, सॉरी 83% कार्य जो है, 83% जो कार्य है वह किससे होता है, औपचारिक के माध्यम से होता है और 17% अनौपचारिक के माध्यम से किया जाता है। यानी जो अमीर परिवार होते हैं वह 83% बैंकों से या सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं और 17% क्या लेते हैं, अनौपचारिक यानी रिश्तेदार, महाजन या फिर अन्य के किसी व्यक्ति से लेते हैं, ठीक है। लेकिन गरीब परिवारों में स्थिति भिन्न है। गरीब परिवारों में क्या स्थिति क्या है, बिल्कुल भिन्न है। गरीब परिवारों में अत्यधिक ऋण अनौपचारिक तरीकों से ली जाती है, जिसमें रिश्तेदार शामिल होते हैं, महाजन शामिल होते हैं, ठीक है, कोई जमींदार शामिल होते हैं। इसलिए इन पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि इनकी आय कम होती है और आय कम होने के कारण इन पर ब्याज का क्या होता है, बोझ बढ़ता चला जाता है। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि आय कम हो जाता है और जो ऋण की जो राशि है वह अधिक हो जाती है, यानी ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर गरीब परिवार के ऊपर बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी आय कम हो जाती है और उसका जो कर्ज है, जो ब्याज है, सॉरी जो कर्ज है, जो उधार है वो बढ़ जाता है ब्याज के साथ में, ठीक है। अब हम यहाँ पर दो उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक के शर्तें कैसे लगाई जाती हैं, यानी औपचारिक और अनौपचारिक में दो स्थितियां कैसे बनती हैं और कैसे उस पर ब्याज की दर बढ़ती है, ठीक है। एक श्याम एक घर बनाने के लिए ऋण लेता है, किससे, बैंक से लेता है, ठीक है। वह 10 लाख रुपए को 15 वर्षों में चुकाने के लिए बैंक से आग्रह करता है। वो बैंक से कहता है कि भाई 10 लाख रुपए हमें दे दीजिए, हमें घर बनाना है और हम आपको 15 सालों में उसका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, हर महीने ब्याज के साथ, यानी हर महीने आप ब्याज के साथ तो क्या करेगा, भुगतान करेगा। यानी जब वो भुगतान करने जाएगा तो जितने महीने का उसे भुगतान करना है, जितने महीने से उसने ऋण लिया है उसको, उसके ब्याज को जोड़कर वो भुगतान करेगा, ठीक है। उसके बाद जितनी राशि बचेगी उस पर भी फिर आगे की ओर ब्याज जुड़ता हुआ उसे भी बैंक में भुगतान करना होगा। वही विमला जो है एक आलू की खेती करने के लिए 1.5 एकड़ जमीन में अनौपचारिक तरीके से जमींदार से ऋण लेती है। दूसरी तरफ बता रहा है कि विमला एक महिला है जो क्या करती है, 1.5 हेक्टेयर में खेती करने के लिए जमींदार से क्या लेती है, ऋण लेती है, ठीक है। आलू की फसल अत्याधिक न होने के कारण, आलू की जो फसल है वो अत्याधिक न होने के कारण उस पर ब्याज की राशि क्या हो जाती है, मूलधन के साथ बढ़ जाती है। यानी ब्याज की जो राशि है वह इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह मूलधन के आधे तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में विमला की स्थिति और अधिक विकराल हो जाती है, कह सकते हैं कि खराब हो जाती है। यानी ऐसा भी होता है कि विमला की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं इसके विपरीत श्याम 15 सालों में महीने की किस्त के आधार पर 10 लाख रुपए का भुगतान ब्याज के साथ कर देता है। यानी वही जो हमारा जो श्याम है वह 10 लाख रुपए 15 सालों में महीने की किस्त के आधार पर ब्याज के साथ भुगतान कर देता है आराम से। लेकिन विमला की स्थिति में ऐसा नहीं था। विमला ने जो मूलधन लिया था उससे आधे करीब उसका ब्याज हो गया क्योंकि वह भर ही नहीं पाई, ठीक है। तो ब्याज बढ़ता चला गया और आप तो जानते हैं कि जमींदारों के पास ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो इस तरीके से स्थितियां अलग अलग हैं। यानी आप अपने क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जिस तरीके से ऋण लेते हैं उसके हिसाब से ब्याज लगता है और ब्याज का आपको भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो यही थी ऋण की शर्तें। भारत में
औपचारिक क्षेत्रक में औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में 7 किस तरीके से, लेकिन हमने आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियां आपको बता दी कि किस तरीके से होती है। यदि आपसे औपचारिक और अनौपचारिक पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।